तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दाओ डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम हेवनली पर्ल था, वो गलती से रिवर्स डस्ट रिल्म में गिर गया। लेकिन उस समय उसे सीतुनान ने पा लिया था, जो कि जुकू किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल के मदद से एंशिएंट इमोर्टल रिल्म में जाया जा सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 मास्टर एक साथ मिलकर सीतुनान के साथ में फाइट कर रहे थे, क्योंकि वे इसके पास में से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन असल में सीतुनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा होता है। तभी इनमें से एक मास्टर सीतुनान से कहने लगता है कि तुम यह पर्ल मुझे दे दो। लेकिन असल में सीतुनान इनको यह पर्ल देने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपने पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। और अब इस तरह से वे तीनों मास्टर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसके लिए उन्होंने अपने जाइंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतुनान इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वे मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से सीतुनान इस बार उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बार वो इनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इस बात से सीतुनान भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो सुजाकू किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तो आउटर वर्ल्ड के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीज पूरी तरह से गलत है? तब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो और उसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतुनान इनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट फायर फिनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखा वे मास्टर भी अपने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगे थे और इस तरह से वे इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन क्योंकि सीतुनान अकेले ही इनके साथ में फाइट कर रहा था, जिसके वजह से वो ज्यादा देर के लिए इनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वे दोनों इस तरह से इसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ वे तीनों मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वे बिना देरी किए सीतुनान को मार देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतुनान को इसका कोई पछतावा नहीं होता और तभी अचानक से वो डेथ फिंगर के पावर का यूज कर लेता है, क्योंकि अब इस तरह से वो अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर देना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर इस हेवनली पर्ल को उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वे तीनों मास्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे तुरंत उस हेवनली पर्ल को लेने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब सीतुनान की बॉडी पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से वे तीनों मास्टर भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सीतुनान प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो फिर से इनके सामने जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो इनसे अपना बदला जरूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम लीन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन असल में इसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और इसीलिए वे इमोर्टल वुड कार्विंग्स बनाकर किसी तरह से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लीन के पेरेंट्स ने उससे कर्जा लिया था और इसीलिए वो इस मंथ का अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी इनके जमा किए हुए पैसे को लेकर जाने लगे थे, जिसे देख लीन के फादर उनके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इन पैसों को लीन के एग्जाम के लिए किसी तरह से जमा किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग इनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसके अलावा वो इनके साथ में मिसबिहेव भी करने लगे थे। तभी वो आदमी लीन के फादर से कहता है कि अगर तुम क्लैन के कर्ज को नहीं चुका सकते तो फिर इसके बाद तुम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अब ऐसी बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी लीन की मदर उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम हमारे साथ में ऐसा ना करो, क्योंकि इसके वजह से हमारा बेटा एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इस तरह से इसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लीन अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। तब इस पर वो आदमी इनसे कहता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट भी रेडी रखना और फिर वे लीन के फादर को धक्का देकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन के फादर इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे वांग फैमिली ने भी हमारे साथ में अन्याय किया था और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लीन की मदर रोते हुए उससे कहने लगती है कि अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम
भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे और इसीलिए तुम हमें इसके लिए माफ कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन के फोर्थ अंकल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख लिन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तब इस पर फोर्थ अंकल कहते हैं कि मैं इस बार यहाँ पर किसी जरूरी काम से आया हूँ। और इसके बाद वो इनसे बताते हैं कि हमारे जावा किंगडम में हेंग्यूस एक इमोर्टल कल्टीवेटर का एक नए डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। इसीलिए फोर्थ अंकल चाहते हैं कि लिन भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इनके वांग फैमिली के पास में भी 3 कोटा है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लिन के पेरेंट्स काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इमोर्टल्स कल्टीवेटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वे लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके वजह से ही वे अपने बेटे लिन को वहाँ पर जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वहाँ पर इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे फिर से किसी तरह से अपने बेटे के लिए पैसे को जमा करेंगे, ताकि वो अगले साल के यहाँ के कंट्री एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इस तरह से बुली करे और इसके अलावा मैं आपको इतना ज्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं देखना चाहता और इसीलिए मैं इमोर्टल सेक्ट में एंटर करने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं वहाँ का डिसाइपल बन गया तो फिर उसके बाद कोई भी आपको बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि फोर्थ अंकल भी लिन के फादर से इसके लिए मान जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लिन भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन के फादर भी इसके लिए मान गए थे और वे लिन को लेकर वांग फैमिली के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ वे रास्ते में उससे कहते हैं कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो लिन से कहते हैं कि तुम उनके किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स के साथ वांग फैमिली के मेंशन में आ गया था, जहाँ पर वांग हाउ इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर वांगजू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद इनको लेने के लिए एक इमोर्टल भी यहाँ पर आ जाता है, जो वांगजू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हो और मुझे लगता है कि इसीलिए अंकल डाओसू ने तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपनी तारीफ सुनकर वांगजू इसे थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इमोर्टल ने अपने और भी 3 स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वे इसी की मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लिन अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास आता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस ट्रायल के लिए वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आप अपना भी ख्याल रखना। तब इस पर लिन की मदर उससे कहती है कि अगर तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास में आ जाना। तब इस पर लिन अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इमोर्टल के साथ में फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगा था। अब इसी तरह से वे तीनों फ्लाई करते हुए हेंग्यू सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारी अमेजिंग चीजें नजर आती हैं और फिर आखिरकार कुछ देर के बाद वे भी हेंग्यू सेक्टर में आ गए थे। लेकिन असल में इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्टर लीडर भी अपने कुछ एल्डर के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख वे सभी लड़के इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सेक्टर लीडर इनसे कहते हैं कि मेरे हेंग्यू सेक्टर के द्वारा डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से बहुत कम लोग ही इसके लिए सेलेक्ट हो पाएंगे और फिर इस तरह से वे मेरे हेंग्यू सेक्टर का डिसाइपल्स बन पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए यह टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ वाले दोनों एल्डर इन सभी का टेस्ट लेने लगे थे, जिसके दौरान वे बारी बारी से इनके ऊपर अपने पावर का यूज कर रहे होते हैं और इस तरह से वे इनके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि काफी टाइम तक भी इसमें से कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता और फिर इसके बाद इसके लिए वांगजू की बारी आती है। तब इसके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वांगजू हो, जिसके बारे में ब्रदर डाओसू ने मेंशन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगजू इस तरह से इसके लिए क्वालिफाई हो गया था और फिर इसके बाद इस टेस्ट के लिए वांग हाओ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग हाओ अचानक से इस एल्डर की तारीफ करने लगा था, जिसे देख वो एल्डर भी उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ उसे 300 साल पुराना गैनोडर्मल लूसीडम देता है और फिर कहता है कि मैं तो इसे स्पेशली आपके लिए ही लाया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग हाओ उस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर इसे भी क्वालिफाई कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लिन के टेस्ट की भी बारी आती है, जिसके वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस बात से
काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्टर लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहला आइटम है, जिसके बारे में सुनते ही लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए वे लोग अब किसी दूसरे तरीके से इनका टेस्ट लेंगे। तभी सेक्टर लीडर भी कहते हैं कि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो जरूरी है ही, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लगन है तो वो भी इसके लिए जरूरी क्वालिफाई हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ पर एक लेटर दिखाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सनसेट होने से पहले लैडर के टॉप पर पहुँच जाएगा वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर जो भी इसे सनसेट होने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे इसमें फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो इनसे बताते हैं कि इसके दौरान तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे तो फिर उसके बाद तुम वहाँ पर मदद के लिए आवाज लगा देना और फिर उसके बाद हमारे लोग तुम्हें वहाँ से बचा लेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका यह टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग तुरंत इसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लिन सोचता है कि यह मेरे लिए आखिरी चांस है और इसीलिए वो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ गया था और वो इसमें बुरी तरह से फंस गया होता है। लेकिन अब इनको बचाने के लिए इमोर्टल भी यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए जो कोई भी अपने जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वे लोग इनको बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ के ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था तो कुछ लड़कों को अचानक से बिजली के झटके लगने लगे थे, जिसके वजह से वे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से वो एक ऐसे जगह पर गिर जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ का जगह लावा से ही भरा हुआ होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो इतने खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से इसमें इसकी हालत बुरी तरह से खराब होने लगी थी, जिसके वजह से वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर अचानक से वो इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें इसने हार नहीं माना था और वो किसी तरह से तैरते हुए इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे लावा इसके बॉडी से अपने आप ही गायब हो गए थे और इसी के साथ वो लैडर भी अब इसके बिल्कुल सामने होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ से दौड़ते हुए आगे जाता है उसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है और अब इसके बारे में सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके अंदर इमोर्टल बनने का जुनून भरा हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें किसी तरह से कामयाब जरूर होगा और फिर इसी के बारे में सोचकर वो जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे तो एक इंडिविजुअल सपोर्ट बना हुआ है जिसका यूज करके वो आगे की तरफ जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लैडर के तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक इंडिविजुअल दीवार भी आ जाती है, जिसके वजह से अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम भी अब खत्म हो गया है और इसीलिए तुम्हारी सारी कोशिश इसके सामने बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन वहाँ से कुछ पीछे आता है, लेकिन फिर अचानक से वो इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था, जिसके वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसके सामने सीतुनान की सोल होती है और इसे देख वो कहने लगता है कि फाइनली वह दिन अब आगे आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि हेवनली पर्ल से निकल रही पावर उसके इंजरी को हील कर रही होती है और अब इसी के साथ उसे याद भी आ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। लेकिन अब इसी के साथ वो इस पर्ल को देख पूरी तरह से हैरान भी होता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे जैसे ही टच करता है तब अचानक से वो पर्ल बहुत सारे वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाती है, जिसके बाद इस बात से लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्ल ने इसे अपने अंदर भी खींच लिया था और अब इस बात से लिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तभी अचानक से सीतू का सोल इसके सामने आ जाता है, जो इसे देख कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए और अब ऐसा लगता है कि मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो आगे कहता है कि मेरी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मेरा सोल इसके स्पेस के अंदर 1000 सालों से कैद हो गया था और इसीलिए फाइनली अब मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा और फिर इतनी बात कहने के बाद वो इसके बॉडी के ऊपर अटैक कर
लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से उसने लिन के सोल को इसके बॉडी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन असल में वो इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और लिन की सोल फिर से उसके बॉडी के अंदर आ जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीतू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और वो फिर से इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद वो लिन से कहता है कि मैं तो 1000 सालों से यहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन आखिर में मेरी मुलाकात तुम्हारे जैसे मॉर्टल से हुई जो कि असल में मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब आखिरकार वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार हेवनली पर्ल ने इसे चूज क्यों किया, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही खराब है। लेकिन फिर इसी के साथ वो सोचता है कि क्या इसके पास में मुझे यहाँ से बाहर ले जाने की एबिलिटी है। इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद सुजाकू स्टार बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और इसीलिए आप मुझे प्रैक्टिस करने में मदद क्यों नहीं करते। तब इस पर सीतू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ही बेकार है। तब इस पर लिन उससे कहता है कि भले ही मेरा जन्म एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने पूरे लाइफ में ऐसे ही ऑर्डिनरी रहूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत उसे वहाँ से बाहर भी निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे खोजने के लिए तो उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए हैं और फिर इसके कुछ देर के बाद इसकी मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे देख काफी इमोशनल हो गए थे। तभी सीनियर सुन लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे जुनून को देखा है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने हैंग्यू सेक्टर के रजिस्टर्ड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन पहले तो उदास हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो सीनियर सुन के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंगी से यहाँ से वापस सेक्टर में ले जाने लगा था, लेकिन अब इस बात से लिन के पेरेंट्स भी काफी उदास हो गए थे और वहीं लिन भी अपने पेरेंट्स से अलग होते हुए काफी उदास होता है। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि वो पावरफुल जरूर बनेगा। अब इसके कुछ देर के बाद जेंगी से अपने साथ में लेकर सेक्टर के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि डिसाइपल्स के ड्रेस का कलर उनके लेवल्स के बारे में बताता है, जिसमें कि सबसे हाई लेवल वाले व्हाइट कलर वाले और फिर उसके बाद रेड कलर और येलो कलर वाले होते हैं। तभी इस पर लिन उससे पूछता है कि ग्रे कलर वाले किस लेवल वाले होते हैं, जिस पर जेंग उससे बताता है कि वे केवल रजिस्टर किए हुए डिसाइपल्स होते हैं, जिनको कि इनर डिसाइपल लेवल में इंक्लूड नहीं किया गया होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर लियू भी यहाँ पर आ जाता है, जो जेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हम देखते हैं कि जेंग उससे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके तुरंत बाद लिन यहाँ पर अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि इसके साथ वाले बाकी डिसाइपल्स तो खेलने में बिजी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर सोने के लिए जगह खोजने लगा था, जिस पर जेंग उससे कहता है कि तुम यहीं पर आराम से सो सकते हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू इनको कल का काम लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वे सभी अपने अपने हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और आखिर में जो कार्ड बचता है उसे लिन ले लेता है। लेकिन असल में यहाँ का रूल था कि अगर वे लोग 7 दिन के अंदर इसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी इस पर लिन उससे पूछता है कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो क्या उसके बाद आप हमें प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी सब इसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर लियू भी इनको सोने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब रात के समय लिन जेंग से पूछता है कि कोई भी रेड कलर वाले मिशन को क्यों नहीं ले रहा था और क्या सच में पानी को ढोना इतना ज्यादा कठिन है। तब इस पर जेंग उससे कहता है कि कल तुम्हें खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और इसको नदी से पानी लाकर इनको भरना था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस मिशन को भी कंप्लीट करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नदी से पानी लाकर इस कंटेनर के अंदर डालने लगता है, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो इसमें से किसी भी कंटेनर को भरने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास में 6 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे किसी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इतनी देर तक पानी ढोने की वजह से उसका हाथ भी इंजर्ड हो गया होता है और अब इसी वजह से वो और ज्यादा पानी नहीं ढो पाता। लेकिन तभी इसी बीच इसे पर्ल के बारे में याद आता है, जिसने कि इसके इंजरी को पूरी तरह से हील कर दिया था। अब इसी बारे में सोचकर वो इसे फिर से यूज करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसने पर्ल को वाटर के अंदर डाल दिया था और फिर वो जैसे ही इसके पानी के अंदर अपना हाथ डुबोता है, तब इसके पावर के वजह से इसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पानी को पीने भी लगता है, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तभी रात के समय हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस आदमी लियू से मिलने के लिए आया होता है, जो उससे कहता है कि वैसे तो हमारे हैंग्यू सेक्टर के
डिसाइपल का स्टेटस उतना हाई नहीं है, लेकिन क्योंकि वे पूरे लिंगसान माउंटेन के अंदर घूमते रहते हैं, इसीलिए अगर उनको कोई अजीब सा ट्रेजर मिले तब इसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना। तब इस पर लियू उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर उनको कोई भी ट्रेजर मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू बहुत सारे ओस की बूंदों को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि ये तो वाटर के एसेंस है और इसीलिए वो इसे एक बार पर्ल के साथ में यूज करके देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पर्ल को ओस की बूंदों के अंदर डाल दिया था, जिसे पीने के बाद इसे पता चलता है कि इसका असर तो पहले से काफी अच्छा हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू भी इसके सारी हरकतों को देख रहा था और इसे देख वो कहता है कि इसके पास में तो सच में दिमाग है, क्योंकि इस तरह से इसने हेवनली पर्ल के वाटर एट्रीब्यूट को अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके मदद से और भी तेजी से काम करने लगा था और इस तरह से वो केवल 4 दिनों के अंदर सारे कंटेनर को भर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू भी इसके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो हैरान होता है कि इसे तो मिशन के दिए हुए केवल 4 दिन हुआ है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इसने इसे इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर लिया। अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि लिन के पास में जरूर कोई चीज है और वो इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए इसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने पास में कौन सा ट्रेजर छुपाया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसके ऐसे बातों से लियू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ज्यादा पीटने भी लगा था और फिर उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ट्रेजर को चुराने का कोशिश किया तब उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसे ऐसे हालत में देख सीतू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने उसके साथ में फाइट बैक क्यों नहीं किया। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मैंने उसके हर एक हिसाब को लिख कर रखा हुआ है और इसीलिए जैसे ही मैं किसी दिन इमोर्टल बन जाऊंगा तब उसके बाद मैं उससे अपने सारे बातों का बदला लूंगा। लेकिन अब इस पर सीतू उससे कहता है कि मैं इसके लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हें आज से ही प्रैक्टिस करने के बारे में सिखाना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, जिस पर सीतू उससे पूछता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सीनियर मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे और वे मेरे जगह पर किसी और को चूज कर लेंगे। तब इस पर सीतू उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना नहीं सिखाना चाहता, लेकिन असल में तुम्हें तो खुद हेवनली पर्ल ने चूज किया है और इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट को मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो आसमान भी पहले से ब्राइट हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ वो उससे कहता है कि हैंग्यू सेक्टर का स्पिरिचुअल एनर्जी भले ही कम है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए उससे अच्छा और कोई नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम समय निकाल कर रोज की बूंदों को भी कलेक्ट करते रहना और कोशिश करो कि तुम जल्दी से जल्दी हेवनली पर्ल को अपग्रेड कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके लिए सीतू को थैंक यू कहता है और अब इसी के साथ वो बहुत सारे ओस की बूंदों को कलेक्ट भी करने लगा था, जिसके मदद से वो धीरे धीरे हेवनली पर्ल को अपग्रेड भी करने लगता है और फिर आखिरकार वो कुछ समय के बाद इसे बहुत ही तेजी से अपग्रेड करने लगा था। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतू लिन को कल्टीवेशन के बारे में सिखाने लगा था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेप है, फिर इसी तरह से इसके बाद फाउंडेशन को बिल्ड करना, उसके बाद जाइडान, फिर इसी तरह से नेस्केड सोल ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड्स और फिर इसके बाद इन्फेंटाइल चेंज आता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इसे सबसे पहले की को कंडेंस करने के बारे में सिखाने लगा था और लिन भी धीरे धीरे इसे सीखने में कामयाब होने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच प्रैक्टिस करते समय उसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, जिस पर सीतू उसे अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो इसे बताता है कि पर्ल के बाहर के 1 घंटे का समय इसके अंदर के 10 घंटे के समय के बराबर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर तुम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारे पास में मोर्टल बॉडी है जिससे कि ज्यादा टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सीन में हम 2 लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुवांडाओ सेक्ट के साथ में इनका एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए एल्डर सुन यहाँ पर आया था। फिर लियू सबसे कहता है कि एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है, इसीलिए एल्डर सुन तुम में से किसी को चूज करेंगे और फिर इस तरह से जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो इसके बाद से यूरो डिसाइपल के लेवल पर प्रमोट हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे एल्डर सुन से भी कहने लगते हैं कि आप हमें चूज कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से लिन पूरी तरह से शांत था और एल्डर सुन भी इसे नोटिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो लिन से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में टैलेंट की कमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा लगन है और इसीलिए क्या तुम मेरा डिसाइपल बनोगे। तब इसके बारे में सुनकर लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, जबकि इसी के
के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि एल्डर सुन ने लिन को ही क्यों चूज किया, क्योंकि उसके पास में तो ना ही उतनी ज्यादा टैलेंट है और इसके अलावा वो हर बार हमसे ही पीछे रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन एल्डर सुन का डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सुन उसे अपने पास से एक स्टोरेज बैग और कुछ एलेक्सिस देता है, क्योंकि यह चीज असल में यहाँ पर डिसाइपल को रिक्रूट करने का ट्रेडिशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने भी इसके दिए हुए एलेक्सिर को खा लिया था और अब इस तरह से वो एल्डर सुन का डिसाइपल बन गया होता है। लेकिन इसके अलावा वो सीतू के साथ में भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है और इसके अलावा इसने केवल इतने ही समय में ग्रेविटी आर्ट को भी मास्टर कर लिया था। तब इस पर सीतू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, जबकि मैं तो यहाँ पर इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम तो अभी केवल की कंडीशन के फर्स्ट लेवल में आए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू लिन के प्रोग्रेस से इम्प्रेस हो गया होता है और फिर कहता है कि यह भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फिर से यहाँ पर अपने ग्रेविटी आर्ट को प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन सीतू इसे बहुत ही आसानी से बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग का लियू के साथ में बहस हो गया था, क्योंकि वो लियू के दिए हुए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया होता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तो इतने सालों से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना चाहते हैं। तब इस पर लियू उससे कहता है कि तुम मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से मैं भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब जिंग इस पर गुस्से में उससे कहता है कि कुछ दिन पहले जावा फुगुई ने आपको एक इमोर्टल टैलिस्मैन दिया था और इसीलिए मैं अब इसके बारे में सेक्टर लीडर को बता दूंगा। लेकिन अब इसकी यह बात सुनते ही लियू इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को पता चले। इसके बाद वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बारे में सेक्टर लीडर को बता पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने खंजर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर आ गया होता है, जिसने की अपने ग्रेविटी आर्ट से पत्थर का यूज करके इसके अटैक को रोक दिया था और अब इसके अलावा वो लियू के साथ में फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा भी हो जाता है। तब यह देख लियू से कहता है तुमने तो ग्रेविटी आर्ट को सीख लिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसीलिए वो इसे भी मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करना चाहता था। लेकिन असल में लिन पहले से काफी ताकतवर हो गया होता है, जिसके वजह से लियू अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो लियू के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब इसी वजह से लियू काफी कोशिश करने के बाद भी लिन का कुछ नहीं कर पाता, जबकि लिन अचानक से अपने ज्यादा पावर का यूज करके इसे जख्मी कर देता है। इसी के साथ वो लियू से कहता है कि अगर अब कोई भी किसी को बुली करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसको इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगा था, जिसका यूज करके उसने लियू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। तभी लियू भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंगू ने अचानक से पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो इसके ऊपर लगातार अटैक करके इसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। इसीलिए लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया होता है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।